हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम पोस्ट गुप्ता पीरियड और उसमें भी हम बेसिकली वर्धन डायनेस्टी को स्टडी करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने जो हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री है उसके हम एंड की तरफ हैं। ठीक है, अब हमारे दो तीन ही इसमें टॉपिक बचे हुए हैं, उसे हम कवर करते हैं और उसके बाद हम फिर मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वर्धन डायनेस्टी, उसको चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो वर्धन डायनेस्टी है उसमें वैसे दो तीन मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, पर उसमें जो मेन रूलर हैं हर्षवर्धन, उसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा पार्ट कवर किया गया है। ठीक है, और जो हर्षवर्धन है उसे कहा जाता है लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर, मतलब ये आखिरी सबसे महान हिंदू एम्परर थे। ओके, तो आइए बात करते हैं पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी के बारे में। देखिए, ये जो डायनेस्टी थी, ये प्रेजेंट डे जो हरियाणा स्टेट है उस वाले एरिया में ये डायनेस्टी थी। उसको उस वक्त थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। अब अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें कि ये स्थापना कैसे हुई इसकी, तो एक्चुअल में ये क्या थी, जो ये वर्धन डायनेस्टी थी, ये शुरुआत में जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसकी एक फ्यूडेट्रीज थी। देखिए, फ्यूडेट्रीज एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसे छोटे छोटे राज्य होते हैं जो एक बड़े साम्राज्य के अधीन होते हैं, मतलब ये उसका आधिपत्य मान लेते हैं। तो आपको पता है कि गुप्ता एक बहुत महान डायनेस्टी थी। तो जब गुप्ता अपनी एकदम पीक या पावर में थी, तो उस वक्त ये जो पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी थी ये उसके अधीन थी। अब आपने मेरी अगर पिछली गुप्ता वाली अगर वीडियो देखी, उसमें आपको पता था कि बाद के जो गुप्ता रूलर थे उनके वक्त में हुन्स के आक्रमण हुए थे। जो हुन थे ये चाइना से आए हुए लोग थे जो भारत पे आक्रमण करते थे। तो उन आक्रमण की वजह से जो आपकी गुप्ता डायनेस्टी थी वो कमजोर हो गई, और जो उसके अंदर छोटी छोटी फ्यूडेटरीज थी जैसे आपकी वर्धन थी, उन्हें मौका मिल गया कि वो गुप्ता डायनेस्टी थी उसका आधिपत्य को ना माने। तो ऐसे ये डायनेस्टी इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त की। बात करें वर्धन डायनेस्टी में, तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट राजा हैं। देखिए, सबसे पहले है इनके प्रभाकर वर्धन। ठीक है, ये इनके पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे। उसके बाद इनके जो बेटे थे राज्यवर्धन, उन्होंने वर्धन डायनेस्टी पर आधिपत्य स्थापित किया। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन पे कभी क्वेश्चन आए नहीं हैं। जो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं वो आपके हर्षवर्धन के ऊपर ही आते हैं। लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ कि हर्षवर्धन तक ये जो वर्धन डायनेस्टी थी ये कैसे पहुंची, कि वो हर्षवर्धन कैसे गद्दी पे बैठे। तो चलिए उस स्टोरी को मैं एकदम ब्रीफ में आपको समझाता हूँ। देखिए, इतना मैंने आपको बता दिया कि राज्यवर्धन गद्दी पे बैठे, लेकिन जैसे ही राज्यवर्धन गद्दी पे बैठे उन्होंने मतलब बहुत सारे आक्रमण झेले। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ उनके साथ, एक ग्रह वर्मन करके थे जो उनकी बहन के हस्बैंड थे और वो कन्नौज के राजा थे। तो उनकी हत्या देवगुप्ता करके एक मालवा के राजा थे, उन्होंने उनके पति की हत्या कर दी। और उन्होंने जो हत्या की वो कैसे की, उन्होंने एक शशांक जो गौड़ के राजा थे उनके साथ मिलकर उन्होंने जो ग्रहवर्मन की हत्या की, और जो उनकी पत्नी यानी कि राज्यवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसको कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ पूरे कन्नौज पे अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इस बात से राज्यवर्धन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, देवगुप्ता के खिलाफ आक्रमण किया। और उस आक्रमण में उन्होंने जो देवगुप्ता थे उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो शशांक थे जो कि देवगुप्ता के साथी थे, उन्होंने बाद में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो इससे आपको पता लगा कि राज्यवर्धन की जो हत्या थी वो शशांक ने कर दी। जब राज्यवर्धन की हत्या हुई तो उनके जो छोटे भाई थे हर्षवर्धन, जो कि लास्ट हिंदू ग्रेटेस्ट रूलर थे, उन्हें शिला आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को किस और नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है शिला आदित्य के नाम से। तो उन्होंने फिर राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद वो हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति की जो गद्दी थी उस पे बैठे। कब बैठे, 606 एडी में। और 606 एडी को ही हर्षा एरा के नाम से जाना जाता है। 606 एडी में क्या हुए, जो हर्षवर्धन थे वो राजगद्दी पे बैठे। तो आपको अब स्टोरी पता लगी कि हर्षवर्धन राजगद्दी पे कैसे बैठे। ठीक है, अब देखिए, जब वो राजगद्दी पे बैठे, ऑब्वियस सी बात है कि उनके भाई की हत्या की गई है और उनकी बहन जो है वो अभी एक प्रिजनर है, तो वो उनका बदला लेते।
तो उन्होंने वही किया। जैसे ही वो गद्दे पे बैठे, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जो अपनी बहन थी राज्यश्री, उन्होंने उसे कन्नौज में जो वो बंदी थी वहां से उन्होंने मुक्त करवाया। उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया, शशांक जिन्होंने कन्नौज पे कब्जा किया हुआ था, उन्होंने शशांक को कन्नौज से निकाल दिया बाहर। ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने शशांक को कन्नौज से बाहर निकाला, तो उन्होंने कन्नौज को और थानेश्वर को एक साथ मिला लिया और फिर पूरे कन्नौज को अपनी राजधानी स्थापित की। इसके बाद हर्षा जो थे वो ईस्ट की तरफ बढ़े, क्योंकि जो शशांक थे वो ईस्ट से आए हुए थे, यानी आपके आसाम वाले एरिया से आए हुए थे। तो उन्होंने फिर वहां पर शशांक का पीछा किया। वो पहले जो उनका अटेम्प्ट था उसमें सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए, लेकिन जब बाद में शशांक 637 एडी में जब शशांक की मृत्यु हुई, तो उन्होंने मगध यानी जो आपका बिहार वाला एरिया था और जो शशांक का एरिया था, अंपायर का एरिया, जो कि आपको पता है कि असम के आसपास का एरिया था, उन्होंने शशांक की मृत्यु के बाद वो पूरा एरिया अपने अधीन ले लिया। ठीक है। तो ये आपको समझ आया है कि जो हर्षा थे उन्होंने अपना राज्य कैसे विस्तार किया। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हर्ष ने कैसे थानेश्वर से पहले कन्नौज पर कब्जा किया, फिर उसके बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़े, जहां पर उन्होंने जो आपका मगध वाला एरिया था और जो शशांक का अंपायर थी उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो वेस्ट की तरफ बढ़े, जहां पर उन्होंने ध्रुव सेना को हरा दिया। लेकिन हर्षा ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। उन्हें ऐसा लगा कि वो जो वेस्ट को थे पूरा कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, ध्रुव सेना के साथ मतलब इन्होंने एक टाइप की ट्रीटी साइन कर ली और उन्होंने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी ध्रुव सेना 2 से करवा दी, ताकि जो वहां का एरिया है वो भी उनके आधिपत्य रहे और उसके साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी हो जाए। ईस्ट और वेस्ट देखिए आप हर्षवर्धन के कब्जे में आ गया था। अगर हम डेक्कन्स की बात करें यानी साउथ की बात करें, तो वहां हर्ष को बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा। क्यों? क्योंकि जो डेक्कन्स के जो राजा थे पुलकेशिन II चालुक्य डायनेस्टी के, जिन्हें वटापी और वधामी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हर्षा को बहुत बुरी तरीके से हराया। और यही एकमात्र हर्षा के जीवन की एक बहुत बड़ी हार थी। तो इससे आपको पता लगता है कि जो हर्षवर्धन थे वो डेक्कन्स वाले एरिया में अपना कब्जा नहीं कर पाए। तो हम इस सब की अगर समरी निकाले तो हम ये कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन थे उनका कब्जा पूरे नॉर्थ पे था, और इसीलिए चालुक्य के जो रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो चालुक्य डायनेस्टी के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वहां हर्षा को कहा गया है नॉर्थ कंट्री का, जो हमारी नर्दर्न एरिया है उसका राजा बोला गया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनके पास नर्दर्न इंडिया था, ईस्टर्न राजस्थान था, गैंगेटिक वैली फ्रॉम आसाम था। ठीक है। तो ये उनका मेन एरिया था। इसके साथ साथ हर्षवर्धन के चाइना के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। उन्होंने अपना एक इनवॉय ताइसुंग टैंग एम्परर के कोर्ट में भेजा था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है वो ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन से चाइनीज पिलग्रिम आए थे। तो उनका नाम था हुन सेंग। ठीक है, हुन सेंग। याद करने का तरीका, एच से हर्षवर्धन और एच से हुन सेंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए। और वो हर्षवर्धन के कोर्ट में लगभग 8 साल तक रहे, 635 टू 643 एडी। तो ये मैंने आपको उनके राज्य के बारे में बताया, क्या क्या उनकी जुडिक्शन थी। देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं कि राजस्थान गुजरात से लेके हर्षवर्धन का लगभग आसाम वाले एरिया तक उनका राज्य था। ये देखिए थानेसर थी ना जो उनकी पहले की कैपिटल, फिर उन्होंने ये वाला एरिया भी जीता है ना। देखिए डेक्कन्स में नहीं जीत पाई क्योंकि मैंने आपको बताया ना पुलकेशिन II ने हरा दिया वो चालुक्य डायनेस्टी के। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा ना कि नीचे यहाँ डेक्कन्स की तरफ ये नहीं आ पाए। और ये आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि जो येलो वाला पोर्शन है ये चालुक्य डायनेस्टी का है। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा हर्षवर्धन के अंपायर के बारे में। अब 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है जो हर्षवर्धन से पूछे जाते हैं, वो आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए हुसैन जो उनके कोर्ट में एक चाइनीज पिलग्रिम थे, उन्होंने हर्षवर्धन के टाइम में 2 इंपॉर्टेंट असेंबलीज के बारे में बताया। एक तो होती थी उनकी कन्नौज में और एक होती थी प्रयाग में। ठीक है। जो कन्नौज वाली असेंबली हुई थी
वो ऐसा कहा जाता है कि हुसैन के स्वागत में की गई थी, ठीक है। और ये जो असेंबली की गई थी, ये महायाना सेक्ट, जो कि बुद्धिज्म का एक सेक्ट है महायाना, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ओके। उसके बाद जो प्रयाग में हर्षवर्धन क्या करते थे, एक रिलीजियस फेस्टिवल मनाते थे। वो हर 5 साल के बाद मनाते थे, जो गंगा यमुना और सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस, मतलब जहां ये 3 नदियां मिलती हैं वहां पर एक ये हर 5 वर्ष में एक फेस्टिवल मनाते थे। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि यही फेस्टिवल बाद में कुंभ मेला, मतलब जो अभी हमारा कुंभ मेला है ना, तो इसकी शुरुआत वहीं से हुई है। तो अगर आपसे पूछे कि कुंभ मेले की शुरुआत किसने की, आप लगाएंगे हर्षवर्धन। ओके। अगर आपने थोड़ा ऊपर पढ़ा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि हर्षवर्धन बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं थे। हर्षवर्धन एक सैव्य थे। सैव्य होते हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं, ये सैव्य थे। लेकिन ये बाकी धर्मों की भी बराबर सम्मान करते थे, और इसीलिए इन्होंने बुद्धिज्म को भी नवाजा या उसको बहुत सपोर्ट किया। बात करें हर्षवर्धन की मृत्यु के बारे में, तो इनकी जो मृत्यु थी ये 647 एडी में हुई। 606 एडी में इन्होंने गद्दी पे बैठे और 647 एडी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब हर्षवर्धन के बारे में 2-3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको इस स्लाइड में बनाया है। उतना ही बताया मैंने आपको, देखिए जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जहां मैं आपको बोलूं कि इंपॉर्टेंट है ये, तो आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस दीजिए, ठीक है। देखिए हर्षवर्धन एक महान शासक भी नहीं थे, एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, ठीक है। उन्होंने लगभग 3 संस्कृत प्लेज लिखे हैं, बहुत फेमस है। एक नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसमें से रत्नावली पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु रोट रत्नावली, आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन। तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कि हर्षवर्धन ने कौन कौन से 3 संस्कृत प्लेय लिखे, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। उसके बाद जो हर्षवर्धन थे वो अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे दिमागदार लोग रखते थे। उन्हीं में से एक थे बाणभट्ट। बाणभट्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 2-3 पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बाणभट्ट ने लिखी हर्षचरित्र, बहुत बार पूछा जाता है हु रोट हर्षचरित्र, तो आप उत्तर लगाएंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र लिखी थी। बाणभट्ट ने एक और किताब लिखी जो थी कादम्बरी। ये 2 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। बाणभट्ट ने कौन कौन सी किताबें लिखी, हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हर्षवर्धन के बारे में। और एक चीज ये है कि हर्षवर्धन ने गुप्ताज का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था वैसे ही अपनाया, बस इन्होंने थोड़ा फ्यूडलिज्म ज्यादा अपनाया। फ्यूडलिज्म मतलब इन्होंने किसी भी एक राज्य पर अपना कंप्लीट अधिपत्य ना स्थापित करके उसको बस अपने अधीन किया कि आप हमारी जो अथॉरिटी को माने और आप अपने हिसाब से अपना राज्य चलाएं। तो ये उन्होंने फ्यूडलिज्म की पॉलिसी को अपनाया। तो ये थी हर्षवर्धन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्लाइड को अच्छे से देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हमारा लगभग जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो खत्म होने को आई है। अब हम आगे मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री भी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।